हेलो गाइस जैसा कि आपको पता होगा एक नया इनिशियल पब्लिक ऑफर आया है कल्याण ज्वेलर्स का। आज इसका फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन का और ये 2 दिन तक और ओपन रहेगा। सो गाइस हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इस अपने कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे, हम पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और हम ओवरऑल पूरी ज्वेलरी सेक्टर जो हमारी इंडस्ट्री है इसको डिटेल में इवेल्युएट करेंगे और एट द सेम टाइम हम लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे और फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें ये लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें होल्ड करना चाहिए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। गाइस ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1993 में एंड इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनीज इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 6% इन द ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। सो गाइस ये कंपनी एक स्टोर से स्टार्ट हुई थी केरला में और आज इसकी पूरे इंडिया में प्रेजेंस है विद 107 स्टोर्स इन 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज गाइस इसके 30 स्टोर्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर भी। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है, ये जितने भी इसके स्टोर्स हैं ये खुद ऑपरेट और मैनेज करती है। गाइस इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे की स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आज भी जो अपना पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसका मेजर चंक यानी मेजर पोर्शन आज भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स यानी हमारे लोकल प्लेयर्स, जो लोकल हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, लोकल हमारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके पास आज भी मेजर शेयर है। तो गाइस इसी को ब्रेक करने के लिए और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट लेने के लिए कल्याण ज्वेलर्स एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी से ऑपरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लोकल, यानी ये हाइपर लोकल मार्केट प्लेयर की तरह ऑपरेट करता है। तो गाइस इस स्ट्रेटेजी में वो क्या यूज करता है, जैसे कि आपको पता होगा जैसे ज्योग्राफी चेंज होती है लोगों के प्रेफरेंसेस, लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं। जो डिमांड जिस टाइप की ज्वेलरी की साउथ इंडिया में होगी उस टाइप की डिमांड नॉर्थ इंडिया में नहीं होगी। उसके लिए कल्याण ज्वेलर्स क्या करता है, आर्टिस्ट हायर करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन से और उस टाइप की ज्वेलरी बनाता है जो उस एरिया में डिमांड हो, जो जिस टाइप का उस एरिया में टेस्ट हो, अकॉर्डिंगली वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स वहां पे सेल करता है। और इसके साथ साथ वो अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी इस टाइप से डिजाइन करता है कि उस पॉपुलेशन को, उस टाइप की पॉपुलेशन को वो इजीली टारगेट कर पाए। एक इसका की एलिमेंट, बहुत बड़ा एक की एलिमेंट है इस अपना हाइपर लोकल स्ट्रेटेजी का, वो है माय कल्याण नेटवर्क। माय कल्याण नेटवर्क में अराउंड 2699 एम्प्लॉइज काम करते हैं और ये माय कल्याण नेटवर्क के 766 लोकेशन पे। इसमें गाइस क्या करते हैं, ये एम्प्लॉइज जगह जगह जाते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को शोकेस करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आइए हमारे शोरूम को विजिट कीजिए, हमारे पास काफी सारी रेंज है, काफी सारे प्रोडक्ट है, हम लोग आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करेंगे। इससे क्या होता है, काफी सारा जो ट्रैफिक होता है जहां पे ये डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता, वो ट्रैफिक इनका अल्टीमेटली शोरूम पे आता है और इनकी सेल बढ़ती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्याण ज्वेलर्स ने अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया है, लोग इजीली इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं और साथ साथ रिकॉल भी करते हैं। सो गाइस इस सेक्शन के अंदर हम लोग डिटेल में ज्वेलरी इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करेंगे। सो गाइस मैं आपको बता दूं इस पूरी इंडस्ट्री का मार्केट साइज फाइनेंशियल 2020 में था हमारा $64 बिलियन। यस गाइस $64 बिलियन यानी 4,80,000 करोड़ रुपीस। सो गाइस उसमें से 4,80,000 करोड़ रुपीस में से 32% हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास था और अभी रिमेनिंग यानी 68% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं अराउंड 5 लाख गोल्ड स्मिथ एंड लोकल ज्वेलर्स। सो गाइस बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइज सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। इसके काफी सारे रीजंस हैं और 2 सबसे बड़े रीजन ये हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। यंगस्टर्स के बीच में आजकल ब्रांड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है जिस वजह से लोग अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की से ट्रांसफर होकर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास जा रहे हैं। और दूसरा गाइस कोविड ने बहुत लोगों को के बिजनेसेस को इंपैक्ट किया है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस लॉस को से ओवरकम कर पाएंगी बट जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा ओवरकम करना। गाइस आप स्क्रीन पे इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री की ग्रोथ देख पा रहे होंगे। सो गाइस फाइनेंशियल ईयर 2007 में ये इंडस्ट्री थी $15 बिलियन की, ये बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 12 में हो गई हमारी $28 बिलियन की, फाइनेंशियल ईयर 19 में ये थी हमारी $59 बिलियन और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये आ गई हमारी $64 बिलियन पे। गाइस फाइनेंशियल ईयर 21 का एस्टिमेट, फाइनेंशियल ईयर 21 ऑब्वियसली अभी क्लोज नहीं हुआ है और इसका एस्टिमेटेड है हमारा $41 बिलियन। ये सबको पता है ऑब्वियसली $41 बिलियन ये काफी कम इसलिए बिकॉज कोविड की वजह से काफी ज्यादा इस इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आया है, बिकॉज ये लग्जरी आइटम में कंसिडर होता है और लोगों के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं थी और लॉकडाउन में भी सारे स्टोर्स बंद थे जिस वजह से इस इंडस्ट्री की सेल काफी ज्यादा कम हुई है। इसका मार्केट साइज सिर्फ हमारा $41 बिलियन रह गया हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। बट हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 पे एस्टिमेट करें यानी आज से 3 या 4 साल बाद हम लोग एस्टिमेट करें तो ये इंडस्ट्री हमारी हो जाएगी $89 बिलियन की। तो गाइस अराउंड 22% इसकी CAGR ग्रोथ है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कितना तेजी से ग्रो करने वाली है। सो गाइस जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारी 40% जो पूरी ज्वेलरी मार्केट में डिमांड आती है वो आती है हमारी साउथ इंडिया से। उसके बाद जो हमारी डिमांड आती है 20% वो आती है हमारी नॉर्थ इंडिया से, 15% हमारी आती है ईस्ट इंडिया से और 25% हमारी आती है वेस्ट इंडिया से जहाँ पे स्टेट्स हैं लाइक गुजरात। सो गाइस अभी भी हम
देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है वो डिमांड जो हमारी आ रही है वो साउथ इंडिया से आ रही है, और आप जानती हैं इस कंपनी की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस साउथ इंडिया में है, जो इसके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। दूसरा गाइस, आप देख पा रहे होंगे एक ग्राफ के अंदर कि कौन सी ज्वेलरी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। हम लोग देखेंगे 60% ज्वेलरी की डिमांड जो आ रही है वो आ रही है हमारी वेडिंग वेयर के लिए जो यूज़ होती है 60%। दूसरा गाइस 30% यूज़ हो रही है हमारी डेली वेयर के लिए, और 10% की डिमांड आ रही है हमारी फैशन वेयर के लिए। तो गाइस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज भी जो 60% डिमांड आ रही है वो ज्वेलरी वेडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो भी ज्वेलरी की डिमांड आती है वो सिर्फ उसमें से सिर्फ 40% अर्बन एरियाज़ के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी अर्बन एरिया से जो डिमांड आती है वो ओवरऑल डिमांड का सिर्फ 40% है, जबकि अर्बन एरियाज़ में लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है। स्टिल 60% जो टोटल डिमांड आ रही है वो हमारी रूरल इंडिया से आ रही है, ऑल्दो उनकी इनकम कम है। इसका रीज़न यही है गाइस क्योंकि रूरल इंडिया में गोल्ड को प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा दी जाती है और लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है गोल्ड का, वो अपने इनकम का मेजर चंक गोल्ड में ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके रखते हैं। सो गाइस ओवर अ पीरियड टाइम जैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, रूरल इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ने वाली है। जब इनकम इन लोगों की बढ़ेगी उससे ज़्यादा तेज़ी से इन लोगों की डिमांड बढ़ेगी ज्वेलरी की। तो गाइस इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने अपकमिंग टाइम्स में कितनी ज़्यादा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होने वाली है। कल्याण ज्वेलर्स का इमीडिएट कॉम्पिटिटर है तनिष्क। तनिष्क एक ब्रांड है जिसको ओन करती है दी टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी को अल्टीमेटली ओन करते हैं टाटास। सो गाइस इसका अपना तनिष्क का मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 12.5%। एज कम्पेयर टू कल्याण ज्वेलर्स ये काफ़ी हाई है क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स का सिर्फ मार्केट शेयर है 6% इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो गाइस अगर हम लोग डायलूटेड ईपीएस की बात करें फाइनेंशियल 2020 में, तो हमारा 1.4 का डायलूटेड ईपीएस है हमारा कल्याण ज्वेलर्स का, जिसके हिसाब से इसका पी मल्टीपल निकल के आता है 63 का अपर बैंड। अगर हम लोग अपर बैंड जो कि 87 इसका शेयर प्राइस रखा गया है एक शेयर का आईपीओ के अंदर, तो गाइस इसका पी मल्टीपल निकल के आता है 63 का। और अगर हम लोग टाइटन की बात करें तो उसका ईपीएस फाइनेंशियल 2020 के लिए था हमारा 8। उसके हिसाब से अगर इसका पी मल्टीपल एज ऑन दिस डेट देखें, अगर जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, तो हमारा पी मल्टीपल निकल के आता है 186, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो गाइस इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। अगर हम लोग फाइनेंशियल 2020 की बात करें तो इसका जो 78% रेवेन्यू है वो इसका आया इंडियन ऑपरेशन से, बाकी बचा इसका 22% रेवेन्यू आया है वो इसके जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन है वहाँ से। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेकंड मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस इंडस्ट्री में, वो है गोल्ड प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आती है। जब गोल्ड प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है तो इनकी इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आता है, जिससे कि इनके फाइनेंशियल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि कंपनी क्या स्टेप्स लेती है अपने गोल्ड प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उनको हेज करने के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कंपनी बहुत एक्टिवली मैनेज करती है इस चीज़ को और पूरी अपने जो इसकी इन्वेंट्री है उसको हेज करके रखती है। ये वो करती है अपने गोल्ड मेटल लोन्स के थ्रू। एट द सेम टाइम ये फॉरवर्ड एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करती है और सेल करती है अपने इंडियन कमोडिटी मार्केट में एज वेल एज ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। सो गाइस दूसरा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इसकी फाइनेंशियल ईयर 2018 में नेट सेल्स थी अराउंड 10,526 करोड़। अगर हम लोग फाइनेंशियल 19 की बात करें तो ये गिर के रह गई 9,770 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसकी जो इसकी सेल थी वो थी 10,100 करोड़ रुपीस। अगर हम लोग जो 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में अभी खत्म हुए, सिर्फ 9 मंथ्स की जो रिपोर्टिंग आई है यानी दिसंबर 2020 तक, उसके हिसाब से इसके जो रेवेन्यू है वो है सिर्फ 5,516 करोड़। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे 140 करोड़ के, और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 19 में देखें तो इसके थे -4.7 करोड़ के। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं था, 142 करोड़ का प्रॉफिट था। और एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9 मंथ्स की जो रिपोर्टिंग आई है उसमें इसका अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ का लॉस है। तो गाइस इससे पता चल रहा है कि फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इसके, बट इस कंपनी के पास अपने खुद के रीजन है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि साउथ इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा मेजर ऑपरेशन है और वैसे भी ज्वेलरी सेक्टर में 40% डिमांड आती है वो साउथ इंडिया से ही आती है। बट ऐसा क्या हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2019 में, तो 2019 में साउथ इंडिया में काफ़ी सीवियर फ्लड आ गई थी, जिससे कि सारे बिजनेसेस वहाँ पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आया था। इस वजह से इनके फाइनेंशियल ईयर 2019 में -4.7 करोड़ रुपीज़ का लॉस है। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें दैट इज 2021, तो सारे बिजनेस पे इंपैक्ट आया कोविड की वजह से, जिससे कि ये अभी लॉस में है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है आगे जाके ये कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में आ जाए। सो गाइस इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। इसका सबसे बड़ा मेजर प्रो यही है कि अब लोगों का शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास। जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इस कंपनी का मार्केट शेयर भी तेजी से बढ़ेगा। दूसरा गाइस 2015 से लेकर 2020 में इन्होंने बहुत तेजी से अपने स्टोर एक्सपेंड किए हैं, यानी इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अब तेजी से स्टोर्स एक्सपेंड करने के अंदर। तो फ्यूचर में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये लोग तेजी से अपने स्टोर्स को एक्सपेंड करेंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएंगे। दूसरा गाइस इन्होंने अपना रिसेंटली फोकस बढ़ाया है
है अपना स्टडेड ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर। स्टडेड ज्वेलरी सेगमेंट में क्या होता है, स्टोन्स यूज होते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो गाइस इन्होंने अपना फोकस वहाँ पे बढ़ा है, जिससे कि इनके ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से सुधरेंगे। दूसरा गाइस इनका सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि ये जो हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी के तहत ये लोग ऑपरेट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा की एलिमेंट इसका है, ये है माय कल्याण नेटवर्क का। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि माय कल्याण नेटवर्क 766 लोकेशंस पे है और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज इसके अंदर काम करते हैं। सो गाइस इनका प्लान है कि इस नेटवर्क को और तेजी से एक्सपेंड करेंगे और उन एरियाज को रीच करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे अभी तक नहीं है। जब माय कल्याण नेटवर्क बढ़ेगा और लोगों को वहाँ उन एरिया से ये लोग अपने स्टोर्स पे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली इनकी सेल बढ़ेगी। सो गाइस इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के कौन के बारे में। ऐसा कोई बड़ा मेजर कौन नहीं है, एक दो छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है इट्स इनेबिलिटी टू मेंटेन इट्स ब्रांड वैल्यू। इस इंडस्ट्री में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफी मेजर रोल प्ले करते हैं कंपनी को अपने ब्रांड वैल्यू एनहांस और मेंटेन करने के लिए। पहला जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन काफी मैटर करता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर इसके प्रेजेंटेशन ऑफिस शोरूम्स, और फिर मार्केटिंग, किस तरीके की लोग मार्केट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, काफी ज्यादा मैटर करती है ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने में और उसी ब्रांड वैल्यू को एनहांस करने में। अगर इस फैक्टर पे, किसी भी फैक्टर पे कुछ इंपैक्ट आता है तो हो सकता है इसका अल्टीमेटली इसकी ब्रांड वैल्यू पे इंपैक्ट आए और फाइनली इसकी सेल पे भी इंपैक्ट आए। दूसरा गाइस ये जो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। ऑल्दो इनका सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिटन एग्रीमेंट होता है, बट कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं है कि ये लोग उनके लिए ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स कुछ बेटर टर्म्स ऑफर करते हैं तो हो सकता है वो उस पर शिफ्ट हो जाए। तो गाइस ये कुछ एक दो कौन है, बट कोई ऐसा बड़ा मेजर कौन नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। सो गाइस अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है आज, दैट इज 16th of March, और ये क्लोज होगा परसों, दैट इज 18th of March। ये टोटल इशू है 1175 करोड़ रुपीस का, और इस इशू में कुछ पोर्शन है फ्रेश इशू और कुछ है ऑफर फॉर सेल। दूसरा गाइस इसका प्राइस बैंड है 86 to 87, अपर बैंड पे इसका है 87 का प्राइस बैंड। इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो कि मार्केट में आ रहे हैं वो है 13.51 करोड़ रुपीस, जो कि ऑफर किए जा रहे हैं पब्लिक को। दूसरा गाइस इसका मार्केट लॉट है अपना 172 का, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली इसका 50,000 रुपीस का पर लॉट निकल के आता है। दूसरा गाइस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीस पर यूनिट। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करंटली अभी प्री ऑफर प्रमोटर की होल्डिंग है 68% और पोस्ट ऑफर रह जाएगी 60.5%। पब्लिक की करंटली अभी है 32%, जो ऑफर के बाद आईपीओ के बाद बढ़ के हो जाएगी 39.5%। दूसरा गाइस अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ये कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, तो प्रमोटर्स का कहना है ये कंपनी अपनी फंडिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वर्किंग कैपिटल की, उसके लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। दूसरा अपने जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस पूरे करने के लिए ये लोग 1175 करोड़ रुपीस रेज कर रहे हैं। इस 1175 करोड़ रुपीस में से फ्रेश इशू है अराउंड 800 करोड़ रुपीस का, जो कि कंपनी के पास डायरेक्टली पैसा जाएगा। बाकी बचा 375 करोड़ रुपीस ये डायरेक्ट प्रमोटर्स के पास जाएगा, प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑफर कर रहे हैं। सो गाइस अब बात आती है क्या मैं इस इशू को सब्सक्राइब करूंगा या फिर नहीं करूंगा। गाइस आज इसका फर्स्ट डे था और हमने देखा कि इन्वेस्टर्स की साइड से काफी अच्छी डिमांड नहीं आ रही है, अभी ये फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में इसके वैल्यूएशंस के बारे में बताया था, जो कि इसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है टाइटन, उससे मैंने कंपेयर करके बताया था इसके वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। इसका पी मल्टीपल अपर बैंड पे दैट इज 87 रुपीस, इसका जो शेयर प्राइस है अपर बैंड पे, सिर्फ पी मल्टीपल हमारा निकल के आया 63, और टाइटन का पी मल्टीपल था 186 टाइम्स। तो इसका पी मल्टीपल काफी कम है। इतने अट्रैक्टिव होने के बाद भी इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी अच्छी डिमांड इसको नहीं मिल रही है। दूसरा अगर हम लोग ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी अच्छी हो सकती है। अगर हम लोग बात करें इसकी बैलेंस शीट की, इंडिया की एपेटाइट जो गोल्ड के लिए तेजी से बढ़ रही है। दूसरा इसकी स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया जो इसकी प्रेजेंस है, लोग इसकी ब्रांड वैल्यू को इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉल भी करते हैं, और ये जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग करती है, अगर इन हम सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आगे तेजी से जा सकती है। सो गाइस अगर मैं कहूं कि मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें अप्लाई करूंगा तो गाइस इसका आंसर होगा नो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। बाकी आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपका डिसीजन है, मैंने आपके आगे सारे फैक्ट्स रख दिए। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।